हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन रैंक बूस्टर सीरीज। तो इस सीरीज का ये 9th लेक्चर है और इसमें हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट को जेईई मेन के कॉन्सेप्चुअल पीवाईक्यू के साथ समझने वाले हैं। और हो सकता है यही क्वेश्चन या एज इट इज इससे रिलेटेड क्वेश्चन अपने को अप्रैल अटेम्प्ट में दिखे। तो चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ Cl bonds in Cl2 is 242 kilojule per mole. The longest wavelength of light capable of breaking a single Cl bond is। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो क्लोराइड और क्लोराइड के बीच सिंगल बॉन्ड है, अगर इस बॉन्ड को ब्रेक करना है, ऐसे 1 मोल बॉन्ड को ब्रेक करना है, तो जो एनर्जी लगेगा उसका वैल्यू बोला है 242 किलो जूल पर मोल है। समझे? एक बॉन्ड को ब्रेक नहीं करना है, ऐसे 1 मोल बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो इतना एनर्जी खर्च होगा। और बोल रहा है कि लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का लाइट कौन सा इस पे गिराया जाए जो इसको ब्रेक कर दे, मतलब एक सिंगल बॉन्ड को ब्रेक कर दे, एक Cl के बीच जो सिंगल बॉन्ड है उसको ब्रेक कर दे। तो देखो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मतलब मिनिमम एनर्जी का लाइट इस पे गिराना होगा। तो देखो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का जो लाइट इस पे गिरेगा, फोटोन गिरेगा, उसका एनर्जी हम लोग लिख सकते हैं E = hc/λ। समझ गए? लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मतलब लैम्डा मैक्सिमम होना चाहिए और इस एनर्जी को किसके बराबर कर देंगे 242। यहाँ पे देखो ये पर फोटोन का एनर्जी है, समझे? पर फोटोन का एनर्जी। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 242 किलो जूल एनर्जी जो आ रहा है इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, पर बॉन्ड, मतलब पर बॉन्ड, क्योंकि एक फोटोन एक बॉन्ड को ब्रेक करेगा तो यहाँ पे पर मोल को किस में लिख देना पड़ेगा, एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा। समझे क्या? तो पर जो Cl बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी लगेगा उसका वैल्यू आ जाएगा 242 डिवाइडेड बाई एवोगाड्रो नंबर। तो अब यहाँ से अपने को सॉल्व करके लेमडा मैक्स निकालना है। तो देखो लेमडा मैक्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, जो लेमडा मैक्स आएगा इसका वैल्यू हो जाएगा Hc इंटू एवोगाड्रो नंबर डिवाइडेड बाई 242 किलो जूल। यहाँ पे किलो जूल में है। अच्छा यूनिट का ध्यान रखना, इसमें H का वैल्यू रखो। H का वैल्यू होता है 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड में होता है। और एवोगाड्रो नंबर का वैल्यू रख लो 6.02 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाई 242। इसको जूल में कन्वर्ट कर लो। अब इसको डिवाइड करेंगे तो देखो इसको सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 495 या 94 के आसपास आएगा। कैलकुलेट करके चेक कर लेना। तो यहाँ से जो वेवलेंथ आएगा लेमडा मैक्स मतलब मिनिमम एनर्जी का जो वेवलेंथ सी Cl जो बॉन्ड है Cl क्लोरीन क्लोरीन के बीच जो बॉन्ड है इसको ब्रेक कर देगा। अगर इस वेवलेंथ का लाइट इस पे गिरेगा तो एक फोटोन इस एक सिंगल बॉन्ड को ब्रेक कर देगा। समझे? तो यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर क्या बन जाएगा, फर्स्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 में बोल रहा है अकॉर्डिंग टू बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम qualitatively the magnitude of velocity of electron increases with decrease in positive charge on the nucleus as there is no strong hold on electron by the nucleus। अच्छा यहाँ पे देखो बोल रहा है कि जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है, समझ गए, इंक्रीज करता है विथ डिक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस। तो देखो जो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है उसको देखोगे तो इसका वैल्यू होता है 2.18 इंटू 10⁻6। यहाँ पे मीटर पर सेकंड होता है यूनिट और यहाँ पे Z/N होता है। समझे? तो यहाँ से देखो जैसे जैसे यहाँ पे Z का वैल्यू बढ़ेगा
मीन्स जैसे मान लो एक हाइड्रोजन है, दूसरा He+ है, तीसरा Li2+ है, तो सब हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज है। सबके पास, इनके पास देखो एक एक इलेक्ट्रॉन है, एक एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। हाइड्रोजन के पास तो एक इलेक्ट्रॉन होगा ही, तो एक इलेक्ट्रॉन होगा तो बोहर्स एटॉमिक मॉडल अप्लीकेबल होता है। तो यहाँ पे देखो जब एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, समझे, यहाँ से देखो डायरेक्ट रिलेटेड है वेलोसिटी। मीन्स हम लोग बोल सकते हैं वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर, समझे। जिस भी एटम के अंदर हम इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी कंपेयर करना चाहते हैं, एन का वैल्यू सेम रखो, सेल नंबर सेम सेम रखो, तो देखो जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, सेम सेल में अगर देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी बढ़ेगा। यहाँ पे तो उल्टा बोल रहा है कि वेलोसिटी जो है इंक्रीज करता है विथ डिक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज और न्यूक्लियस। देखो अगर न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा मींस जेड बढ़ेगा, तो वेलोसिटी घटना चाहिए। तो स्टेटमेंट 1 जो है इनकरेक्ट है। स्टेटमेंट 2 में बोल रहा है अकॉर्डिंग टू बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम qualitatively the magnitude of velocity of electrons increases with decrease in principal quantum number। तो यहाँ पे देखो ये बात करेक्ट है कि अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू बढ़ेगा, यहाँ पे देखो वेलोसिटी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z/n है। तो अगर n का वैल्यू बढ़ेगा तो वेलोसिटी का वैल्यू घटेगा। देखो होता क्या है, अगर मान लो कोई न्यूक्लियस है, हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज है, तो इसका एटॉमिक नंबर जेड होगा। और मान लो ये फर्स्ट सेल हो गया, ये सेकेंड सेल, ये थर्ड सेल। अगर मान लो हम थर्ड सेल को कंपेयर करें फर्स्ट सेल में, जो इलेक्ट्रॉन अगर रहेगा, तो अगर फर्स्ट सेल में देखेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा, तो इस केस में न्यूक्लियस के पास ज़्यादा है, न्यूक्लियस के ज़्यादा पास है, तो यहाँ पे ज़्यादा अट्रैक्शन लगेगा। ज़्यादा अट्रैक्शन लगेगा तो इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी क्या होगा, ज़्यादा होता है। लेकिन जैसे अगर यही इलेक्ट्रॉन जंप करके थोड़ा न्यूक्लियस से दूर चला जाए, यहाँ पे चला जाए, एक ही इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे आ गया, तो अब इस इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, न्यूक्लियस का जो एट्रैक्शन फोर्स होगा थोड़ा कम हो जाएगा। एट्रैक्शन फोर्स कम हो गया तो इलेक्ट्रॉन थोड़ा कम स्पीड से मूव करेगा, समझे। तो जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूरी बढ़ता जाएगा, समझ गए क्या, जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाएगा इलेक्ट्रॉन, उसका वेलोसिटी डिक्रीज होता है। लेकिन अगर सेम न्यूक्लियस, जैसे स्टेटमेंट 1 में जो बोला था, अगर सेम सेल है, जैसे मान लो n=2 लिए, यहाँ पे हाइड्रोजन का लिए और दूसरा सेल ले लिए हीलियम का, समझे। हीलियम के केस में n=2 लिए, तो देखो अगर हाइड्रोजन में कोई इलेक्ट्रॉन है और हीलियम में एक इलेक्ट्रॉन है, तो देखोगे हीलियम वाले इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी क्या होगा, ज़्यादा होगा, वेलोसिटी मच हायर होगा। रीजन क्या है, वेलोसिटी ज़्यादा होने का रीजन क्या है, क्योंकि हीलियम का एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, और एटॉमिक नंबर ज़्यादा, तो हीलियम के जो इलेक्ट्रॉन दूसरे सेल में है उस पर ज़्यादा अट्रैक्शन लग रहा है। ज़्यादा अट्रैक्शन मीन्स ज़्यादा वेलोसिटी से मूव करेगा। तो अगर दो अलग अलग आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज को कंपेयर कराए कि किसमें इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी सेम होगा और सेल नंबर सेम रखे, तो याद रखना जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा उसमें इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी ज़्यादा आता है। तो स्टेटमेंट 2 जो है वो तो करेक्ट हो गया, मीन्स स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। तो यहाँ पे ऑप्शन सेकंड हो जाएगा इसका करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हीलियम प्लस इज 19.6 इंटू 10⁻⁻18 एटम इनवर्स। The energy of first Bohr stationary state n is equal to 1 of Li2 plus is। यहाँ पे देखो फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट बोल रहा है, समझे। तो फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट बोलने मतलब फर्स्ट एनर्जी लेवल। अगर ऐसे ही सेकंड स्टेशनरी स्टेट बोलता है तो सेकंड एनर्जी लेवल मीन्स सेकंड सेल की बात कर रहा है। लेकिन अगर वहीं पे ऐसे बोलता है सेकंड एक्साइटेड स्टेट, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट बोलेगा मीन्स थर्ड सेल, इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, थर्ड सेल में। अगर ऐसे ही बोलता nth एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन है या nth एक्साइटेड स्टेट का एनर्जी बताओ, तो यहाँ पे n+1th सेल में इलेक्ट्रॉन होता, समझे। तो ये सब ध्यान देना, ऐसे क्वेश्चन घुमा सकता है। और देखो इस क्वेश्चन को तो बहुत इजीली कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझो कि होता क्या है यहाँ पे।
देखो अगर आयनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहा है, और देखो आयनाइजेशन एनर्जी दिया है और अपने को पूछ रहा है फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट का एनर्जी बताओ, तो कई लोग साइन में कंफ्यूज हो सकते हैं। इसलिए देखो, अगर किसी भी अगर किसी भी सेल में अपने को एनर्जी बताना हो, समझे, NH सेल में एनर्जी बताना हो जो हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज हो, तो उनका एनर्जी होता है -13.6 Z² बाई N², इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है। अगर इसको जूल में लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं -2.18 इंटू 10⁻⁻18 Z² बाई N² जूल, समझे। तो अगर यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी की बात करेगा ना, तो जो देखो फर्स्ट सेल का जो एनर्जी होता है और इनफाइनाइट वाले सेल का जो एनर्जी होता है, ई इनफाइनाइट माइनस फर्स्ट सेल का जो एनर्जी डिफरेंस आएगा, उसी को बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी, समझे। यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी समझ गए क्या, किसको बोलेंगे। तो देखो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सेल में जो होता है ग्राउंड स्टेट में, उसको इतना एनर्जी दो कि n इक्वल टू इनफाइनाइट वाले सेल में चला जाए, और इनफाइनाइट वाले सेल में चला गया तो वहां पे ई इनफाइनाइट का एनर्जी हो जाता है 0, समझे। इलेक्ट्रॉन को यहाँ से जंप करा दिए n इक्वल टू इनफाइनाइट वाले सेल में, तो यहाँ पे देखोगे तो देखो ई इनफाइनाइट का एनर्जी 0 है, माइनस फर्स्ट वाले सेल का एनर्जी कितना हो जाएगा, -13.6 Z² बाई N² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 13.6 Z² बाई N², और n का वैल्यू क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो n का वैल्यू 1 रखोगे तो 1² हो गया। कुल मिला के क्या आ रहा है, 13.6 Z² आ रहा है, समझे। तो किसी भी हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए आयनाइजेशन एनर्जी हम लोग क्या लिख सकते हैं, 13.6 इंटू उसका एटॉमिक नंबर का स्क्वायर। तो देखो अगर हाइड्रोजन का आयनाइजेशन एनर्जी दिया है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, लिथियम 2+ का आयनाइजेशन एनर्जी निकाल लेंगे और फिर उसका साइन निगेटिव कर देंगे, तो फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट जो है उसका एनर्जी आ जाएगा। तो देखो हीलियम के लिए हम लोग क्या करेंगे, हीलियम के लिए लिख लो आयनाइजेशन एनर्जी, क्योंकि हीलियम का तो दिया है क्वेश्चन में, और उस आयनाइजेशन एनर्जी को क्या करना, लिथियम के आयनाइजेशन एनर्जी से डिवाइड करना। आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ जो लिथियम नहीं, लिथियम 2+ के आयनाइजेशन एनर्जी से डिवाइड करना। तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, हीलियम के लिए लिखेंगे तो 13.6 इंटू Z² और इसका एटॉमिक नंबर होता है 2, तो 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई लिथियम के लिए लिखेंगे, लिथियम 2+ के लिए तो ये भी हो जाएगा 13.6 इंटू लिथियम 2+ का एटॉमिक नंबर जो कि 3 होता है, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर कर दिए। तो देखो इसका वैल्यू कितना आ रहा है, 4/9। और अपने को अगर कैलकुलेट कर लें आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ लिथियम 2+ तो साइन चेंज कर देंगे और अपने को क्या मिल जाएगा, स्टेशनरी स्टेट का एनर्जी, मतलब फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट का एनर्जी मिल जाएगा। तो देखो यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ लिथियम 2+ को हम लोग लिख सकते हैं 9/4 इंटू आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हीलियम 2+, और हीलियम 2+ का आयनाइजेशन एनर्जी क्वेश्चन में दिया है। देखो यहाँ पे हीलियम 2+ का आयनाइजेशन एनर्जी दिया है 19.6 इंटू 10⁻⁻18, तो यहाँ पे वैल्यू रख लो 19.6 इंटू 10⁻⁻18। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आ रहा है, यहाँ पे आएगा 4.9 इंटू 10⁻⁻18। अब इसको मल्टीप्लाई करो तो इसका वैल्यू आ रहा है 441, यहाँ पे 44.1 इंटू 10⁻⁻11, या फिर इसको लिख सकते हैं 4.41 इंटू 10⁻, ये हो जाएगा -17 जूल। तो यहाँ से आयनाइजेशन एनर्जी आ गया लिथियम 2+ का, और इसका इसका निगेटिव वैल्यू ले लो तो फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट जो है उसका एनर्जी आ जाएगा। तो देखो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, थर्ड वाला। चलो, तो ये बात याद रखना, किसी भी
हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए जो आयनाइजेशन एनर्जी होगा उसके लिए फॉर्मूला याद कर लेना, इससे बहुत सारे क्वेश्चन इजली हो जाएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इमिटेड फॉर द ट्रांजिशन n इक्वल टू 4 टू n इक्वल टू 2 ऑफ हीलियम प्लस इज इक्वल टू द ट्रांजिशन इन H एटम करेस्पॉन्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग। समझे, यहाँ पे बोल रहा है कि जो हीलियम प्लस में ट्रांजिशन हो रहा है, हीलियम प्लस में n इक्वल टू 4 से n इक्वल टू 2 में जो ट्रांजिशन हो रहा है, देखो n इक्वल टू 4 से n इक्वल टू 2 में इलेक्ट्रॉन आ रहा है। तो यहाँ पे देखो जब इलेक्ट्रॉन फोर्थ सेल से सेकेंड सेल में आ रहा है तो यहाँ पे जो एनर्जी गैप है डेल्टा ई, चौथे और दूसरे सेल का जो एनर्जी गैप है, एनर्जी डिफरेंस है, इस डिफरेंस के बराबर एनर्जी का एक फोटोन रिलीज होता है। तो इस फोटोन का जो फ्रीक्वेंसी होगा, बोल रहा है कि हाइड्रोजन में कौन सा ऐसा ट्रांजिशन हो जिससे कि सेम फोटोन रिलीज हो, मतलब सेम एनर्जी का या सेम फ्रीक्वेंसी का फोटोन रिलीज हो। तो देखो अगर अपने को हाइड्रोजन में पता लगाना है कि कौन सा ट्रांजिशन होगा, तो देखो क्या करना, मान लो कि N2 से कहीं पर होगा N2 एनर्जी लेवल, तो N2 से कहाँ पे आ रहा है, N1 में ट्रांजिशन हो रहा है, N2 से N1 में ट्रांजिशन हो रहा है। तो अगर अपने को हाइड्रोजन में ट्रांजिशन, देखो एक रूल होता है, एक कंसेप्ट है, उससे डिराइव हुआ है। यहाँ पे अगर N2 से हाइड्रोजन के लिए N2 से N1 में ट्रांजिशन हो रहा है, N2 से कहाँ पे जा रहा है, N1 में ट्रांजिशन हो रहा है, और किसी दूसरे एटम में बताना है कि कहाँ से कहाँ ट्रांजिशन होगा तो सेम एनर्जी के फोटोन रिलीज होंगे। तो समझे, दूसरे एटम में अगर बताना है तो क्या करो, जो हाइड्रोजन में ट्रांजिशन हो रहा है N2 से N1 में हो रहा है कि नहीं, देखो हाइड्रोजन में ये ट्रांजिशन हो रहा है N2 से N1, और दूसरे एटम में भी वही ट्रांजिशन लिखो N2 से N1, लेकिन क्या करो दूसरा जो एटम है उसके एटॉमिक नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, और ये जो एटम होगा हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज होगा, समझ गए, हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज। तो यहाँ से देखो अगर अपने को हाइड्रोजन में ट्रांजिशन पता होगा तो किसी दूसरे एटम में सेम एनर्जी का फोटोन कौन से ट्रांजिशन से रिलीज हो सकता है, इस रूल से हम लोग बता सकते हैं। ये रूल नहीं है, ये क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद रिजल्ट आता है। तो इस रिजल्ट को हम लोग याद रखेंगे तो क्वेश्चन को बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे देखो अगर हम बोले कि यहाँ पे तो ये हीलियम के लिए हो गया, हीलियम में कौन सा ट्रांजिशन हो रहा है, और ये हाइड्रोजन के लिए है, क्योंकि हाइड्रोजन में अपने को मान लिया कि N2 से N1 में ट्रांजिशन हो रहा है, तो यहाँ पे हीलियम प्लस का एटॉमिक नंबर मल्टीप्लाई करेंगे, समझे। तो यहाँ से देखो अगर हीलियम प्लस में देखें तो हीलियम प्लस में दिया है 4 से 2 में ट्रांजिशन हो रहा है, 4 टू 2 में ट्रांजिशन हो रहा है। अच्छा यहाँ घटा मत लेना, बस ये बता रहा है 4 टू 2 में ट्रांजिशन हो रहा है, और हाइड्रोजन में ट्रांजिशन बताना है N2 टू N1। तो यहाँ पे क्या करो, हीलियम प्लस का दिया है तो हीलियम का एटॉमिक नंबर मल्टीप्लाई कर लो, और देखो फिर यहाँ से 2 से क्या करो, इधर डिवाइड करो, तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 टू 1, समझे, इज इक्वल टू N2 टू N1। तो यहाँ से आंसर आ गया, मतलब हाइड्रोजन में कौन सा ट्रांजिशन होगा, हाइड्रोजन में ट्रांजिशन होगा सेकेंड सेल से फर्स्ट सेल में, देखो 2 टू, यहाँ पे क्या होगा 2 टू 1। तो यहाँ से क्वेश्चन का आंसर बन गया कि हाइड्रोजन में वो ट्रांजिशन होगा 2 टू 1, मतलब दूसरे सेल से इलेक्ट्रॉन जंप करेगा पहले सेल में। तो यहाँ से समझे करना क्या होता है, दोनों साइड हाइड्रोजन का ही रेफरेंस लो, कि मान लो हाइड्रोजन में अगर N2 से N1 में ट्रांजिशन हो रहा है तो उसी एनर्जी का फोटोन रिलीज कराना है किसी दूसरे हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज में, तो कौन सा ट्रांजिशन होगा, तो जो हाइड्रोजन का ट्रांजिशन हो रहा है N2 से N1 में, उसमें क्या करो, उस हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज का एटॉमिक नंबर मल्टीप्लाई कर दो, तो ट्रांजिशन अपने को पता चल जाएगा। जैसे मान लो अगर हाइड्रोजन में 1 से 3 ट्रांजिशन हो रहा है, सॉरी 3 टू 1 ट्रांजिशन हो रहा है, 1 से 3 क्या होगा, तो 3 टू 1 इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो रहा है, तो जो एनर्जी का फोटोन रिलीज होगा 3 टू 1 में, अगर इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा तो फोटोन रिलीज होगा, तो उसी एनर्जी का फोटोन लिथियम 2 प्लस के कौन से ट्रांजिशन में रिलीज होगा। तो क्या करना है, 3 टू 1 लिखो, 3 टू 1,
और लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे क्या आ गया 9 to 3, मतलब लिथियम में अगर 9 सेल से तीसरे सेल में इलेक्ट्रॉन अगर ट्रांजिशन करता है, डायरेक्ट जंप करेगा, तो उसी एनर्जी का फोटोन रिलीज होगा। समझे? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है द रेडियस ऑफ सेकेंड बोर ऑर्बिट फॉर हाइड्रोजन एटम इज। यहाँ पे देखो सेकेंड बोर ऑर्बिट का रेडियस पूछ रहा है, तो इसका तो सीधे फॉर्मूला याद रहता है सबको। देखो nth बोहर रेडियस या nth सेल का रेडियस बताना हो तो लिख सकते हैं आर एन इजकल टू 0.529 एन स्क्वायर बाई जेड, और इसका जो रेडियस आता है उसका यूनिट होता है एंगस्ट्रॉम। समझे? तो ये फॉर्मूला तो सबको याद रहता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन के सेकंड बोहर ऑर्बिट का रेडियस पूछ रहा है, मतलब सेकंड सेल का रेडियस पूछ रहा है। तो यहाँ पे आर का वैल्यू क्या पुट कर देना है 2। तो यहाँ से आ जाएगा वैल्यू 0.529 इंटू, यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो गया डिवाइडेड बाई 1। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करने के बाद वैल्यू आ जाएगा 2.12 एंगस्ट्रॉम के आसपास आ जाएगा। तो ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें बोल रहा है द रेडियस ऑफ सेकेंड बोहर ऑर्बिट इन टर्म्स ऑफ बोहर रेडियस ए नॉट इन Li2+। तो अभी देखो फॉर्मूला जो हम लोग लिखे थे nth सेल का रेडियस अगर बताना होगा तो क्या लिखते हैं 0.529 एन स्क्वायर बाई जेड, और ये एंगस्ट्रॉम में होता है। तो देखो अगर आर का वैल्यू एन का वैल्यू 1 ले, मतलब फर्स्ट सेल का रेडियस निकाले, तो इसका वैल्यू आता है 0.529, एन का वैल्यू 1, तो 1 स्क्वायर, जेड का वैल्यू 1। यहाँ पे एंगस्ट्रॉम आया, इसी वैल्यू को बोलते हैं ए नॉट। समझे? यहाँ पे इसी को बोलते हैं बोहर रेडियस। तो अगर देखोगे बोहर रेडियस का वैल्यू कितना आ रहा है, ए नॉट का वैल्यू कितना है, ए नॉट का वैल्यू तो 0.529 एंगस्ट्रॉम आ रहा है। मतलब 0.529 एंगस्ट्रॉम की जगह पे क्या रखना है, ए नॉट। तो एन एच सेल का रेडियस अगर लिखना होगा तो इसको लिख सकते हैं ए नॉट इंटू एन स्क्वायर बाई जेड, यहाँ पे आ गया। समझे? तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि रेडियस बताओ, सेकेंड बोहर रेडियस बताना है अपने को। समझे? और किस में, Li2+ में। तो सेकेंड बोहर रेडियस के लिए क्या करोगे, यहाँ पे देखो n का वैल्यू 2 रख दो, ये हो गया ए नॉट, और सेकेंड बोहर रेडियस का मतलब n का स्क्वायर कर देंगे, और Li2+, तो Li2+ में बताना है तो उसका एटॉमिक नंबर होता है 3। तो यहाँ पे हो गया 3। तो इसका आंसर क्या आ गया 4 A0/3। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया फर्स्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है अकॉर्डिंग टू बोहर्स एटॉमिक थियरी, ए में लिखा है काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। अच्छा देखो काइनेटिक एनर्जी कैसे लिख सकते हो, तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज है और देखेंगे तो न्यूक्लियस पे जो पॉजिटिव चार्ज होगा, न्यूक्लियस पे जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो तो जेड ही होगा, और एक इलेक्ट्रॉन होगा वो किसी भी सेल में हो सकता है, फर्स्ट सेल सेकंड सेल। तो मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। समझे? तो काइनेटिक एनर्जी कैसे लिख सकते हो, यहाँ पे इसके बीच जो लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और वो किससे बैलेंस होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r से। तो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिखो, यहाँ पे F का वैल्यू हो जाएगा K, दोनों चार्ज का मल्टीप्लाई मीन्स जेडी इंटू ई, तो जेडी स्क्वायर हो गया, डिवाइडेड बाई इनके बीच का डिस्टेंस लिख दो, तो डिस्टेंस का आर स्क्वायर हो जाता है। समझे? कुलॉम्स लॉ से फोर्स लिख दिए, और ये हो जाएगा mv²/r। तो यहाँ से एक आर से एक आर कट गया। देखो इसको लिख सकते हैं के जेडी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर इक्वल टू mv²। अब अपने को काइनेटिक एनर्जी निकालना है, तो क्या करो इधर भी हाफ कर दो और इधर भी हाफ कर दो। तो यहाँ से देखो अपने को मिल गया काइनेटिक एनर्जी। समझे? ये है काइनेटिक एनर्जी। और देखो जो रेडियस है यहाँ पे, रेडियस को भी रिप्लेस करना है, तो रेडियस हम लोग जानते हैं रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
यहाँ पे एन स्क्वायर बाई जेड होता है, रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर बाई जेड। तो यहाँ से रेडियस वाले टर्म को इसमें अगर रखेंगे तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी क्या आएगा, काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पे देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड आ रहा है और डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस आ रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर बाई जेड। समझे? तो यहाँ से जो काइनेटिक एनर्जी आएगा के ई लिख लो, काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आ रहा है जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, मीन्स जो ऑप्शन ए में दिया है वो करेक्ट है। सेकंड में भी बोल रहा है द प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी v ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, जो vn आएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर। तो देखो अगर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी होता है v इज इक्वल टू 2.18 इंटू 10 टू द पावर 6 जेड बाई एन, यहाँ पे मीटर पर सेकेंड। तो अगर वेलोसिटी को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे v इंटू एन, तो देखो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आएगा जेड, न कि जेड स्क्वायर के, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है जेड स्क्वायर, तो ये भी क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। जो सी में लिखा है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट इज, अच्छा फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन कैसे निकाल सकते हो, तो यहाँ पे देखो जो इलेक्ट्रॉन है वो सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है न्यूक्लियस के अराउंड। समझे? तो यहाँ पे देखोगे मान लो इसका डिस्टेंस रेडियस है जो भी है आर है, इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है तो कितना इसका डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, एक सर्कल कंप्लीट करने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 2 पाई आर। समझे? तो अगर फ्रीक्वेंसी निकालना है तो क्या करेंगे, वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस करेंगे। समझ गए? और डिस्टेंस है 2 पाई आर। देखो यहाँ से जो फ्रीक्वेंसी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी आएगा और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यहाँ पे रेडियस आ रहा है, लेकिन वेलोसिटी को देखोगे तो वेलोसिटी जो है वो खुद यहाँ पे जो वेलोसिटी है देखो, वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आता है, जेड बाई एन। तो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी होगा वो जेड बाई एन ऊपर लिख सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी है, मीन्स यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड बाई एन लिख सकते हैं। और रेडियस जो है, रेडियस तो यहाँ पे देखें ऑलरेडी एन स्क्वायर बाई जेड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है, तो इसको लिख सकते हैं एन स्क्वायर बाई जेड। अब इसको सॉल्व करो तो फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आएगा जेड स्क्वायर बाई एन क्यूब यहाँ से। समझे? और अगर टाइम पीरियड की बात करें तो टाइम पीरियड इसका रिवर्स हो जाएगा, टाइम पीरियड देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन क्यू बाई जेड स्क्वायर, लेकिन क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी बोल रखा है, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो दिया है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड क्यू दे दिया है, जेड क्यू बाई एन क्यू, तो ये तो गलत हो गया। देखो फ्रीक्वेंसी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर बाई एन क्यू, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। डी में बोल रहा है कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन इलेक्ट्रॉन इज जेड क्यू बाई एन फोर। तो देखो कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अभी यहाँ पे लिखे थे, कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। समझे? तो इसको देखेंगे एफ जो है किस पे डिपेंड, किसके किसके बराबर है, के जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर है मीन्स यहाँ पे लिख लो पहले आर स्क्वायर। तो अगर फोर्स को देखेंगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, जेड डिवाइडेड बाई रेडियस का स्क्वायर मीन्स एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई जेड का स्क्वायर। तो यहाँ से जो फोर्स आएगा कूलम्बिक फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इसको सॉल्व करो तो आएगा जेड क्यू बाई एन फोर, यहाँ पे क्या आ रहा है जेड क्यू बाई एन फोर, और यहाँ पे क्या लिखा है कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड क्यू बाई एन फोर, मीन्स ए करेक्ट हो गया। तो देखो यहाँ से ए और डी करेक्ट हो रहा है, ए एंड डी, ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट वन दिया है बोस थियरी अकाउंट्स फॉर द स्टेबिलिटी एंड लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ एल प्लस। देखो जो बोहस थियरी है वो एल प्लस के लिए अप्लीकेबल है क्या, पहले तो ये चेक करो। तो देखो बोहर्स जो थियरी है, समझे, उस
सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए लगेगा, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए। लेकिन यहाँ पे चेक करेंगे तो इसमें तो 2 इलेक्ट्रॉन है, लिथियम में 2 इलेक्ट्रॉन है, मीन्स Li+ के लिए अप्लीकेबल है ही नहीं। चलो तो ये तो रॉन्ग हो गया। स्टेटमेंट 2 में बोल रहा है बोर्स थियरी वाज अनेबल टू एक्सप्लेन द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन द प्रेजेंस ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड। तो ये बात करेक्ट है। देखो, अगर स्पेक्ट्रल लाइन को मैग्नेटिक फील्ड में पास कराया जाता है तो वो स्प्लिट हो जाती हैं, समझ गए। इसको बोलते हैं जीमान इफेक्ट। जीमान इफेक्ट, इस बात को बोर्स थियरी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। और ऐसे ही अगर स्पेक्ट्रल लाइन को इलेक्ट्रिक फील्ड में पास कराते हैं तो क्या होता है, वहां पर भी स्प्लिट हो जाता है, उसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में स्प्लिट होता है तो उसको बोलते हैं स्टार्क इफेक्ट, समझ गए, याद रखना, उसको बोलते हैं स्टार्क इफेक्ट। तो ना तो जीमान इफेक्ट को एक्सप्लेन कर पाया, ना ही स्टार्क इफेक्ट को एक्सप्लेन कर पाया। तो देखो फर्स्ट इनकरेक्ट है और फर्स्ट पे क्या है, इनकरेक्ट है, लेकिन सेकंड करेक्ट है। तो इसमें से लिख सकते हैं फर्स्ट इज इनकरेक्ट बट सेकंड इज करेक्ट।